आज आपके सामने अप्रैल 2023 का प्रतियोगिता दर्पण हम लेकर आए हुए हैं। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण में जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम एक कवर करने का प्रयास किए हैं और फिर जहां छूटेगा उसको फिर देख लिया जाएगा। क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि किया गया है। तो देखेंगे ये 31 अगस्त 2024 तक 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि किया गया है। अगर अध्यक्ष पूछेगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन, तो ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनके कार्यकाल में 31 अगस्त 2024 तक वृद्धि कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते किस पार्क में रखा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके पहले नामीबिया से भी चीते लाए गए थे और इसके बाद भारत सरकार चीतों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक साल 12 चीते लाने के लिए एक समझौता किया। यानी 10 सालों में, ध्यान रखिएगा, 10 सालों में करीब 120 चीते भारत लाए जाएंगे, भारत में लाया जाएगा, याद रखिएगा। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नामीबिया के बाद किस देश से भारत ने चीते लाने के लिए एक समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3, एस सील कोची में 2 युद्धपोत, ये युद्धपोतों का नाम याद रखना है, मालवान और मांगरोल का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। तो कहां पे प्रारंभ किया गया है? एस सील कोची। तो कहां पे? तो कोची में। ये नाम 2 युद्धपोत का नाम क्या है? मालवान और मांगरोल। ये युद्धपोत का नाम क्या है? याद रखेंगे, मालवान और मांगरोल। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया। यानी नाम क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, यानी डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कौन? डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया। ये कहां से किया गया? तो उड़ीसा के एपीजे कलाम द्वीप से। तो अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में एपीजे कलाम द्वीप कहां है? तो ये उड़ीसा में है। तो किसके द्वारा ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ। अब यहां पे आपको कमेंट्स करके बताना है कि अभी डीआरडीओ के चीफ कौन है, डीआरडीओ के अभी हेड कौन है, यानी निदेशक कौन है और अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। नेक्स्ट, इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक, याद रखिएगा, यानी व्यावसायिक कहने यानी व्यापार से संबंध, व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी, याद रखिएगा, एसएसएलवी द्वारा कितने उपग्रह? 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, क्या नाम है? एसएसएलवी द्वारा। यानी किसके द्वारा? तो एसएसएलवी द्वारा कितने उपग्रह? तो 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स, याद रखिएगा, और खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स ये 43वां संगठन है जिसपे आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। उसी तरह खालिस्तान टाइगर फोर्स पर यह 44वां है जिस पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्वेश्चन क्या है?
जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स कौन सा नंबर है? ये 43वां। वह खालिस्तान टाइगर फोर्स, ये नंबर कौन सा है? 44वां। पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट, संधु भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा ये नाम है, संधु भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया जाने वाला 54वां व्यक्ति है। यानी संधु को जो आतंकवादी व्यक्ति जो घोषित किया गया है, याद रखिएगा, तो ये घोषित करने वाला कौन सा व्यक्ति? तो 54वां। फिर से ध्यान से देखिएगा, संधु भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया जाने वाला ये कौन सा व्यक्ति है? तो वो 54वां व्यक्ति है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियम लीग 2023, ध्यान दीजिएगा, यानी वुमेन्स प्रीमियम लीग जैसे आईपीएल होता है उसी तरह वुमेन्स का इस बार शुरू किया गया है। 2023 में कितनी टीमें भाग लेगी? तो ये 5 टीमें भाग लेगी और पांचों टीम का नाम आपको कमेंट्स करके बताना है। ये 5 टीम जो हैं, पांचों टीमों का नाम और कैप्टन का नाम, कप्तान का नाम आपको बताना है। कम से कम आपको पांचों टीमों का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के विरोध में सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। यानी देखिएगा, मेरा अग्निपथ योजना पे एक वीडियो भी अपलोड है और फिर अगर आपको उसमें दिक्कत आएगी तो फिर हम अपलोड कर देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, अग्निपथ योजना सबको मालूम है, ये पिछले साल जून 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और उम्र क्या रखा गया है? 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष। और उस साल कोविड 19 के कारण 2 साल बढ़ा दिया गया था। तो अग्निपथ योजना के विरोध में जो भी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई थी उसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अग्निपथ योजना कब लाई गई थी? तो याद रखिएगा 14 जून 2022। और उम्र क्या है अग्निपथ योजना में जो भी शामिल होंगे, जो अग्निवीर जो कहलाएंगे, तो 17.5 साल से 21 वर्ष तक। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 59 लाख, याद रखिएगा 59 लाख से भी अधिक हो गया है। इसकी जानकारी किसने दी? तो कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू के द्वारा यह जानकारी संसद में दिया गया। क्या दिया गया भाई? कि भारत में उच्च न्यायालयों में जो लंबित जो मामलों की जो संख्या है वो 59 लाख से अधिक हो गया है। क्योंकि देखिए, सबको मालूम है हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी धीमी हैं, तो इसमें तेजी लाने के लिए कुछ तो करना होगा। ऐसे सरकार भी प्रयत्न करती है, कोर्ट भी प्रयत्न करता है कि जो भी मामला हो जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए। तो भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 59 लाख से अधिक हो गई है। इसकी जानकारी किसने दिया? तो कानून मंत्री। नेक्स्ट, 12 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वो 12 राज्य अपना देख लीजिएगा। तो 12 राज्यों में नए राज्यपाल तो नियुक्त किए ही गए हैं, साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहां भी एक नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। ये उपराज्यपाल किनको बनाया गया? कहाँ के? लद्दाख में जो अब नए उपराज्यपाल जो होंगे, क्योंकि लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये बनाया गया है, सेवानिवृत्त हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा, याद रखिएगा। यानी 12 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही अभी हाल ही की बात है, फरवरी की ही बात है, फरवरी मार्च की बात है, क्योंकि ये अप्रैल दर्पण जो है ये अप्रैल का है। तो सॉरी, 12 राज्यों में नए राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं उनमें एक केंद्र शासित प्रदेश में भी उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। यहाँ पे किसको बनाया गया है? तो सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा लद्दाख के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में
तीन राज्यों यानी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ये 3 राज्य कौन है? तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। ध्यान रखिएगा, इन तीनों जगहों पर सीटों की जो संख्या है 60 है, याद रखेंगे। यानी फिर से सुनेंगे, फरवरी 2023 में 3 राज्यों में पूर्वोत्तर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ये कहां? त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। सीटों की संख्या कितनी है यहां पर? तो 60। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किसी भी विधानसभा के लिए मिनिमम जो सीट होना चाहिए, इस पे मेरा वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं। न्यूनतम जो सीट होनी चाहिए, वो न्यूनतम सीट जो होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए, और अधिकतम जो सीटें होनी चाहिए ये 500 होनी चाहिए। ये कहता है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 के तहत। लेकिन हर चीज का अपवाद है, तो ध्यान रखेंगे, गोवा, मिजोरम और सिक्किम ये अपवाद में है। कैसे अपवाद में है? तो गोवा में है 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। तो ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था? 12 ये फरवरी 2000, क्वेश्चन नंबर 12 है, फरवरी 2023 में 3 राज्यों यानी 3 ये राज्य कहाँ के? पूर्वोत्तर के में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ये 3 राज्य कौन है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। एक बार फिर से यहाँ पे से हम रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। पहला था अग्निपथ योजना, और घबराने की बात नहीं है, जितना जो टॉपिक है आज हम करंट अफेयर्स में आपको बताएंगे, प्रतियोगिता दर्पण में बताएंगे, उस टॉपिक को रिपीट आपके सामने हम जरूर करेंगे कि उस टॉपिक को आप आराम से घर में एक बार देख सकते हैं। तो पहला था अग्निपथ योजना, दूसरा था भारत में उच्च न्यायालय में लंबित मामले, ये यानी इसका ये क्रम है 11 नंबर, यानी इसमें तीसरा देख लेंगे जो हम रिपीट कर रहे हैं। 12 राज्यों में नए उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, यानी 12 राज्यों में नए राज्यपाल और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं, यह है लद्दाख। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा आराम आराम से। पहला है 22वें विधि आयोग। तो 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि कर दिया गया है, ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, और 31 अगस्त 2024 तक 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि किया गया है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते जो लाए गए हैं, ये 12 चीते लाए गए हैं। नामीबिया से तो ला ही गए थे 8 चीते। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया, और लगभग 1 दशक तक यानी 10 सालों तक प्रतिवर्ष 12 चीते लाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कुल जो चीते जो होंगे वो 120 होंगे। यानी 10 साल में कितने चीते आएंगे? तो 10 सालों में जो चीतों की जो संख्या होगी वो लगभग 120 होगी। नेक्स्ट, SCL कोची में 2 युद्धपोतों मालवान और मांगरोल का निर्माण करेगा। उसके बाद DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो विकसित किए जा रहे हैं, उसके तहत भी काम चल रहा है। DRDO के आपको निदेशक और चेयरमैन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो कितने उपग्रह? 3 उपग्रह। क्या नाम है? SSLV। तो आपको यहां पे याद रखना है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स जो 43वां है और खालिस्तान टाइगर फोर्स जो 44वां है, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियम लीग का पहला संस्करण 2023 में शुरू किया गया है। इसमें 5 टीमें भाग लेगी, और पिछले साल BCCI के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि पुरुष क्रिकेट टीम के साथ साथ महिला क्रिकेट टीम का भी जो वेतन जो होगा वो बराबर होगा। तो ये बहुत बड़ा निर्णय था। नेक्स्ट, अग्निपथ योजना के विरोध में दायर सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी। तो ध्यान रखिएगा कि अग्निपथ योजना की जो शुरुआत की गई थी, बताए भी हैं, पिछले साल जून 2000
22 में शुरू किया गया था और इसमें यह कहा गया कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो युवा होंगे वो इसमें भाग ले सकते हैं। उस साल कोविड 19 के कारण 2 साल बढ़ा दिए गए थे, यानी 23 साल, लेकिन इस साल से जो होंगे वो 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष, ध्यान रखिएगा। तो अग्निपथ योजना के तहत जो भी नियुक्तियां होंगी वो अग्निवीर कहलाएंगे। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, किरण रिजिजू ने अभी संसद को बताया कि भारत में जो उच्च न्यायालय में जो लंबित जो मामले जो हैं वो लगभग 59 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि एक लद्दाख में भी उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और कौन? तो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, ये सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, जिनको लद्दाख में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके बाद है त्रिपुरा, नागालैंड व मेघालय में फरवरी 2023 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फरवरी 2023 में पूर्वोत्तर के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो 3 राज्यों में। और ये 3 राज्यों में जो सीटें जो हैं, याद रखिएगा, सीटें जो हैं वो 60 है। सीटों की संख्या कितनी है? वो 60 है। तो ये जो भी हम आपके सामने आज रखे उसको हम रिपीट किए। अब फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक परिदृश्य से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, तो देखेंगे ये 1 साल पूर्ण हो चुका है। और देखिए बार बार मोदी जी के द्वारा कहा भी जा रहा है यह युग जो है यो युद्ध का नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब भारत, सबकी नजर यानी पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ है। और वो भी किसके तरफ? तो नरेंद्र मोदी के तरफ। तो अब मोदी जी ही चाहेंगे तभी रूस संभल सकता है, क्योंकि रूस देख लीजिए किसी का सुन ही नहीं रहा है और रूस को आज नहीं तो कल युद्ध विराम करना ही पड़ेगा। तो इसमें भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से कह भी दिया कि यह युग जो है युद्ध का नहीं है। देखिए 1 साल हो गए पूरे, तो रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल क्या हुआ? पूर्ण हुआ। और पूरा विश्व इससे तबाह है। देख लीजिए आर्थिक रूप से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत ही है कि उससे बचा हुआ है। तो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है मोदी जी की, और खासकर भारतीय लोकतंत्र की जो एक मजबूती जो है वो खुद देखने को मिल रहा है। चलिए, शहाबुद्दीन चुप्पू ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। शहाबुद्दीन चुप्पू जो होंगे वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। एक चीज ध्यान रखिएगा, और शेख हसीना जो है वहां की प्रधानमंत्री हैं। तो जब भी शेख हसीना वहां प्रधानमंत्री बनती हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते जो होते हैं वो हसीन हो जाते हैं। आप लोग खुद देखे भी होंगे और सबको मालूम है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ही रहता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति और शेख हसीना, ठीक है, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और हम लोग तो चाहेंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही रहें, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी होती हैं वार्ताएं जो होती हैं वो सकारात्मक तरीके से ही देखने को मिलती हैं, और संबंध भी जो होता है वो सकारात्मक ही रहता है। नेक्स्ट, तुर्की में जो भूकंप से जो तबाही हुई उससे निपटने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। याद रखिएगा, भारत, देखिए तुर्की जो है, ठीक है, भारत को दुश्मन मानता है, लेकिन भारत जो है वो मानवता का संदेश देता है। और इसलिए बार बार कहा गया कि भारत किसी पे भी आज तक अटैक नहीं किया है। शांति प्रक्रिया, हाँ, अगर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दीजिएगा तो आप छेड़िएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, ये सिद्धांत पे भी हम लोग हैं। लेकिन हम लोग बुद्ध की धरती से हैं, महावीर की धरती से हैं, विवेकानंद की धरती से हैं, तो इसीलिए हम लोग मध्यम मार्ग को अपनाते हैं।
लेकिन अगर आप लोग छेड़िएगा तो फिर हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है, ये सिद्धांत है भारत का। लेकिन यहाँ भारत ने मानवता दिखाया और ऑपरेशन दोस्त वहां पर चलाया। नेक्स्ट, ग्रेबियल चक्रवात, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्यूजीलैंड में जो हुआ इससे काफी तबाही हुई। कहां पर? उत्तरी द्वीप। तो दे देगा कि न्यूजीलैंड में कहां पर तबाही हुई, तो उत्तरी द्वीप, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी चक्रवात है? तो ग्रेबियल चक्रवात। तो ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जो मेन है उसको हम लोग देखें। जैसे क्या है भाई, रूस यूक्रेन, यहां देख लीजिए, लिख दे रहे हैं। पहला में क्या था? रूस यूक्रेन, यानी 13 नंबर। उसके बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में टॉपिक सेट हो जाएंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ओवरऑल भी एक बार पूरा टॉपिक रिपीट करवा देंगे। उसके बाद तुर्की में जो भूकंप आए उससे संबंधित क्वेश्चन, और फिर है ग्रेबियल चक्रवात। ग्रेबियल चक्रवात। इसके पहले जो हम लोग टॉपिक देखे वो भी हम आपके सामने रखे, विधि आयोग से था, उसके बाद चीता से संबंधित था, डीआरडीओ था। इन सभी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। और यहां पर रूस यूक्रेन, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तुर्की और ग्रेबियल चक्रवात, यहां पर उसे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा आर्थिक परिदृश्य में। ध्यान दीजिएगा कि जूट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, याद रखिएगा, अभी केंद्र सरकार जूट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनाज की 100% पैकिंग जूट बोरियों में ही करना अनिवार्य कर दिया है। याद रखिएगा, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 को बरकरार रखा गया है। याद रखिएगा, यानी जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 में जो लाया गया था उसको 2023-24 में बरकरार रखा गया है। और यह निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा ली गई है कि जो भी अनाज जो भरे जाएंगे बोरियों में, वो सभी बोरियां किसकी होगी? वो जूट की होगी। याद रखिएगा, तो किसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से? तो जूट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जूट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनाज की 100% पैकिंग जूट की बोरियों में ही करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक्ट याद रखना है, 1987 के एक्ट को ही बरकरार रखा गया है 2023-24। तो एक यहां भी एक टॉपिक हो गया जूट उद्योग। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए, ये निर्मला सीतारमण जो है हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री, वो पिछले बजट में ही, यानी पिछले बजट कहने का मतलब 2022-23 के बजट में ही, बजट जो प्रस्तुत उन्होंने जो किया उसमें ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उन्होंने लेकर आया था। इसमें उन्होंने क्या कहा कि देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व, याद रखेगा, तो देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को स्वीकार करते हुए सीमावर्ती गांवों के समुचित विकास के लिए इस कार्यक्रम का उल्लेख श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए किया था। याद रखेगा, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये किस बजट में प्रस्तुत किया गया था? तो 2022-23 के बजट में ही प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब इस पे जो इसका जो आगे का जो कार्यक्रम जो था, इस पे अब प्रक्रियाएं जो थी वो शुरू हो चुकी है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो देश की उत्तरी सीमा के सामरिक महत्व को स्वीकार करते हुए सीमावर्ती गांव, यानी जो बॉर्डर एरिया से जो गांव जो लगे हुए हैं, उस गांव के समुचित विकास के लिए इस कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट प्रस्तुत करते हुए किया था। तो ये क्या है भाई? तो हमने अभी देखा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक परिदृश्य। एक टॉपिक और बच गया है, कुछ है प्रमुख नियुक्तियां, तो उसको भी अभी हम लोग देख लें कि प्रमुख नियुक्तियां कहां कहां की गई और उसमें से भी कौन कौन लोग महत्वपूर्ण हैं।
आगे हम लोग देखेंगे नियुक्ति और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम अभी आगे बताने जा रहे हैं। तो आयुष्मान खुराना से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत, याद रखिएगा, तो यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत जो बनाए गए हैं ये आयुष्मान खुराना। राजेश मल्होत्रा पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक, यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, परमेश्वरन अय्यर, काफी महत्वपूर्ण नाम, ये विश्व बैंक के निदेशक मंडल, याद रखिएगा, में भारत के द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नामित किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वरम अय्यर जो थे ये पहले नीति आयोग में सीईओ थे, याद रखिएगा, यानी परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ थे, लेकिन जब इनको यहां पे नामित किया गया तो अब इनके पास सीईओ का पद नहीं रहा नीति आयोग में। तो अब नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से दो क्वेश्चन बन रहा है। तो अब बीबीआर सुब्रमण्यम अब नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होंगे। तो किसके स्थान पे होंगे, तो परमेश्वरम अय्यर के स्थान पर बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमेश्वरन अय्यर जो अभी विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक जो होंगे उनके स्थान पे नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है, तो ये याद रखेंगे नाम बीबीआर सुब्रमण्यम। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन, तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन। ऐसे सबको मालूम है कि नीति आयोग का जो गठन जो किया गया वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ठीक है। 15 अगस्त 2014 को घोषणा की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा डेट याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे लाया जाता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो मालूम है ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अभी उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। चलिए आगे देखेंगे। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त जो अब सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या दिया गया है, तो ये दुस्तलिक, याद रखेगा दुस्तलिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, तो भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा ये नाडी, और नाडी कहां है, फिजी में, यानी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी के नाडी में संपन्न हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये सबको मालूम है कि ये मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, ये सबको मालूम है कि ये मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है। तो ये क्रम कौन सा था खजुराहो नृत्य महोत्सव का, तो ये था 49वां। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 49वां, ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव जो संपन्न हुआ, तो खजुराहो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वीर गार्जियन 2023, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर गार्जियन 2023 जो भारत और जापान के बीच एक संयुक्त अभ्यास था, इसमें भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, अवनी चतुर्वेदी के द्वारा ही किया गया है। वीर गार्जियन में भारतीय महिला, यानी ये भारतीय महिला हैं और ये
आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो वीर गार्जियन में जो भारत की तरफ से जो नेतृत्व जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो ये नाम याद रखिएगा, अवनी चतुर्वेदी। और वीर गार्जियन क्या है, तो ये 2023 में भारत और जापान के बीच एक संयुक्त अभ्यास था। संयुक्त अभ्यास तो समझ ही रहे हैं, सेनाओं के बीच होता है, सेनाओं के बीच होते हैं संयुक्त अभ्यास, तो सैन्य युद्धाभ्यास भी कह सकते हैं इसको। चलिए आज का करेंट अफेयर्स का कह सकते हैं कि अंतिम क्वेश्चन, और फिर जहां लगेगा एक कि नहीं अप्रैल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो उसको एक बार कर लिया जाएगा। लेकिन देख लीजिए, तो टोटल हम 27 क्वेश्चन पे बात किए जो इंपॉर्टेंट है, फिर अगर आप लोग को लगता होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, योग गुरु रामचंद्र की स्मृति में, याद रखिएगा योग गुरु रामचंद्र, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इनकी स्मृति में रुपीज 150 यानी 150 रुपये के मूल्य का स्मारक सिक्का फरवरी 2023 में सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस योग गुरु के नाम पर फरवरी 2023 में रुपीज 150 मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो योग गुरु रामचंद्र। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। तो एक हम छोटा सा प्रयास आप लोग के सामने किए कि प्रतियोगिता दर्पण का एक साथ वीडियो लाने का, और थोड़ा सा आप समझ ही रहे होंगे कि इरेज करना और फिर लिखना, तो कहीं अगर त्रुटि हुई होगी तो फिर उसको सुधार लिए जाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए। चलिए अच्छे से पढ़िए, लिखिए, और जहां दिक्कत आएगी वहां आप लोग जरूर बताएंगे, जो सुझाव होगा जरूर कमेंट्स में बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। आशुतोष सर को अनुमति दीजिए, फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।